यार ये कैमरा अभी भी ऐसे ही हिल रहा है। लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी प्यारे दोस्त एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद, बड़े ही मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए, अपने सपनों को उड़ान देने में लगे हुए, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए। जो सपने हैं सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी के, एक स्थायित्व के, एक स्टेबिलिटी के, और अपने परिवार को सपोर्ट करने के, अपने माता पिता को सपोर्ट करने के। उम्मीद है कि उन सब के लिए आप सभी बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं क्लास को एक क्वेश्चन के साथ। और कल हमने बात की थी शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। तो बस मैं आपसे ये पूछूंगा, मुझे आप ये बताएं कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। चलो, तुम गलती जहां करोगे ना वहां मैं खुद ही बता ही देता हूं। तुम इसकी ऐसा यूनिट बताओगे। ऐसा यूनिट जूल होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है, लेकिन मैंने आपसे जो पूछी है वो है सीजीएस यूनिट। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर हम गलती करते हैं। आंसर ऑप्शन आपको जूल मिलेगा, ए जूल मिलेगा। आप जूल लगा के आओगे, गलत है वो। चलो, 50% तो मैंने तुम्हें बचा दिया। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतर, शानदार आंसर आप सभी के आने शुरू हो चुके हैं। यार देखो, फिर बच्चे दिक्कत कर रहे हैं ना वीडियो का। एक बार करवाओ यार। चलो, सभी के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। सभी के कमेंट आते हैं निश्चित तौर पर। तो आप सभी का आंसर आया है अर्ग। बहुत ही बढ़िया। तो ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है अर्ग। ठीक है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक अर्ग है। अगर आपको बता दिया गया तो आप सभी ने कोई गलती नहीं की है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये कोई चैप्टर नहीं है। अच्छा हाँ, 1 मिनट आपकी वीडियो का सोल्यूशन करवा लेते हैं। कोई चलो, एक बार बताएंगे कि क्या मेरा मेरे सर और नाक आपको एक समान रेखा में दिखाई पड़ रहे हैं? पहले अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, सर इधर है, नाक इधर है। उम्मीद है कि अभी सभी एक सीधी रेखा में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक पहले कंप्लीट करिए जिसका नाम है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन है आपका, ऐसे समझो, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास दो सतहें हैं, दो सरफेस है मेरे पास। एक सरफेस ये है और मेरे पास एक सरफेस ये है। अब इन दोनों सरफेस पर मैंने एक बॉक्स रख दिया। ये एक बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया और एक बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है? अब इन बॉक्सेस को, अच्छा ये सरफेस जो है ऐसी है, ये समझो कि ये तो है खुरदरी सतह है। ठीक है? खुरदरी का मतलब रफ सरफेस। रफ का मतलब ऐसे मानो कि सिंपल जमीन है, और एक पे मैंने डाल दिया तेल, डाल दिया ऑयल, डाल दिया, तो ये हल्की सी चिकनी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि ये है चिकनी सतह, यानी कि स्मूथ सरफेस। तो मुझे ये बताओ कि यही बॉक्स यहाँ है, यही बॉक्स यहाँ है। मान लो ये 10 किलो का बॉक्स है। तो मुझे आप ये बताओ कि दोनों सरफेस में से किस सरफेस पर बक्से को खींचने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस बक्से को ऐसे आगे बढ़ाऊं पकड़ के, तो किस सतह पर मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बताओ। तो उम्मीद है कि शायद आप सभी ये कहेंगे कि जी खुरदरी सतह पर लगानी पड़ेगी ज़्यादा ताकत, और स्मूथ सरफेस जो है इस पर कम ताकत लगानी पड़ेगी। बताओ अब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो होता इसलिए है कि देखो, अगर तुम इन दोनों सरफेस को
माइक्रोस्कोप से जूम करोगे, बहुत बड़ा करोगे, तो तुम क्या पाओगे कि जो सतह तुम्हें बिल्कुल सीधी नजर पड़ रही है, ये वास्तव में बिल्कुल सीधी तो नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है। ये कैसी है? ये ऐसे करके बनी हुई है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसे बनी हुई है। तो जब हम इस बॉक्स को खींच रहे हैं, मान लो हम इस पर ये बॉक्स खींचते हैं, तो इस बॉक्स को क्या करना पड़ता है, इस बॉक्स को हमें इसे आगे खींचने में एक ताकत लगानी पड़ती है जो कि इसको तोड़ेगी, इसको तोड़ेगी। मतलब ये सतह बिल्कुल सीधी नहीं है, ये खुरदरी सतह है, ऐसे इसमें मतलब बहुत बड़े लेवल पे जूम करेंगे तो होगा ये कि बॉक्स जब इसको तोड़ेगा तब आगे बढ़ेगा। तो तोड़ने में हमें ताकत लग रही है डेफिनेटली, यानी कि हमारा जो बल है, हमारे द्वारा लगाई गई ताकत का कुछ नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे, इसको देखोगे चिकनी सतह को, तो है तो सतह ये भी ऐसी ही, लेकिन आप महसूस करो कि इस पे ना लुब्रिकेशन जो है, जो ऑयल है, वो इस बॉक्स को सपोर्ट कर देगा। तो बॉक्स को इसे तोड़ना नहीं है, वो आराम से इस पे उठता हुआ चला जाएगा बगैर तोड़े। तो यहाँ पर इन सतह की जो अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, इनको तोड़ना है और यहाँ पे इनको नहीं तोड़ना है। अब देखो हम कैसे पढ़ते हैं। मान के चलो यहाँ पे आगे बढ़ाने में लगा 20 न्यूटन का बल, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे 15 न्यूटन का ही बल लग रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि 20 न्यूटन में से, देखो भाई यहाँ पे लगभग मान लो कि 10 न्यूटन तो इसकी वजह से खत्म हो गया, मतलब हमारा 10 न्यूटन बल तो बेकार हो गया। यहाँ पे 10 न्यूटन बल बेकार नहीं होगा, यहाँ पे कुल 5 न्यूटन बल बेकार होगा, हमारी ताकत बेकार हो गई। तो हम पता है इसको कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं? हम इसको ऐसे समझाते हैं कि जब किसी चीज को किसी सतह पे आगे बढ़ाया जाता है तो उस पर पीछे एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। हम ऐसे करके इसको किताबों में समझते हैं कि जब कोई वस्तु चलती है तो उस पर पीछे एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन का फोर्स कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में पीछे कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये तो बस हमने अपने समझने के लिए माना हुआ है। क्योंकि इतनी कहानी समझाने से आसान है, किसी को ये कह दो कि जब तुम इस सरफेस पे किसी वस्तु को आगे बढ़ाओगे तो इस पे 10 न्यूटन का बल लगेगा, बस बस इतनी सी बात तुम्हें किसी को कहनी पड़ेगी कि इस पे 10 न्यूटन का बल लगेगा। ये लगता नहीं है, वास्तव में नहीं है, ये तो बस हमने समझने के लिए बना लिया कि हमारे आगे लगने वाले बल को कोई बल है जो खा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि घर्षण बल एक ऐसा बल है, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी वस्तु के आगे बढ़ने पर उसके बढ़ने की उल्टी दिशा में लगता है, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर तुम्हें इतनी बड़ी कहानी नहीं समझ में आई हो तो सिर्फ तुम ये याद रखो कि जब भी कोई वस्तु किसी सतह पे चलेगी तो उस पर पीछे की ओर एक बल लगता है, पीछे की ओर एक बल लगता है, फोर्स लगता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। खुरदरी सतह पे ये ज्यादा लगता है और चिकनी सतह पे ये कम लगता है। ठीक है, जरा बताइए एक बार कि हाँ मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जितना अभी तक हमने अच्छे से कहा है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो चलो इसको ऐसे लिखेंगे कि आप लिखिए, घर्षण बल में आप लिखेंगे कि घर्षण बल, घर्षण बल वह विरोधी बल है, घर्षण बल वह विरोधी बल है, घर्षण बल वह विरोधी बल है जो वस्तु की गति की, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, हम लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज एन opposing force, friction force is an opposing force
which acts opposite to the direction of motion। तो हम ऐसे मानते हैं कि ये बल हमें पीछे खींचता है, लेकिन समझ गए ना आप कि यहाँ पर पीछे खींचने वाला सच में कोई बल नहीं होता। तुम सोचो, एक वस्तु पे आगे चल रही है, तुमने एक बॉल पकड़ी, उसको धक्का दे दिया, तो तुमने आगे धक्का दिया, पीछे कौन धक्का देने आ गया? है ही नहीं कोई वहां पे। सतह की अनियमितताएं हैं जो उसको रोक रही हैं, उसी को हम ये कह देते हैं कि ये पीछे की तरफ बल लग रहा है। सच में कोई बल नहीं होता, बस हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार सभी लोग हम सब करेंगे कि अगर आपको समझ में आ गया हो। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि घर्षण बल एक ऐसा बल है जो गति की विपरीत दिशा में लगता है। आसान सी बात है। अब देखो, आपसे पूछेगा घर्षण के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार, ये कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका, जैसे अलग अलग किताबों में ना अलग अलग है। कहीं तो, अच्छा दोबारा बताना एक बार, लो दोबारा समझ लो। देखो, जिनको ज्यादा दिक्कत हुआ करे ना समझने में, फिर वो गहराई में मत जाया करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ठीक है ना, तो आसान भाषा में समझ लिया करो। मैं हमेशा पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में आपसे बस एक काम की बात पूछी जाएगी, आसान भाषा में समझ लिया करो। तो सीधी सी बात याद रखो कि जब भी कोई वस्तु किसी सतह पे आगे चलती है तो उस पर पीछे की ओर एक बल लगता है, फोर्स लगता है, जो उस वस्तु की गति को धीमा करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। भाई तुम देखो, एक बॉल है, बॉल को तुमने धकेल दिया, छोड़ दिया धकेल के, तो वो कुछ दूर जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एक बल है जो उसको लगातार धीमे धीमे पीछे खींच रहा है, धीमे धीमे खींच रहा है। अब अगर खुरदरी सतह होगी तो ये ज्यादा होगा, यानी खुरदरी सतह पर वो बॉल कम दूर तक जाएगी। चिकनी सतह होगी तो ये बल बहुत ही कम होगा, तो चिकनी सतह पर ज्यादा दूर चली जाएगी बॉल। बस ऐसे समझो। पेपर में आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि घर्षण बल गति की मतलब घर्षण बल कहाँ लगता है, गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, गति के ऊपर, गति के नीचे, ऐसे करके कुछ भी अनाप शनाप ऑप्शन होंगे, तो सही ऑप्शन होगा गति की विपरीत दिशा में। पूछेगा कि बताओ ये वस्तु को चलाने की कोशिश करता है या रोकने की? चलो तुम आंसर करो। जो कह रहे हैं कि समझ नहीं आया एक दो बच्चे, देखो तुम आंसर कर दोगे आराम से, है ना। तुम शायद इसके चक्कर में आ रहे हो, इसको छोड़ दो, बस ऐसे समझो। तो बताओ, घर्षण बल किसी वस्तु को चलाने की कोशिश करता है या रोकने की? बताओ। ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं यार, अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ 3,000 बच्चे लाए हुए हैं, अगर 5 को भी समझ में नहीं आया तो कोशिश करेंगे कि उनको भी समझ में आया। 95% को एक बार में समझ में आता है, जिन 5% को नहीं आता, मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से उनको चीज़ें समझाई जाए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लगता यार, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल। तो क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। तो सबको समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई तोप नहीं है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब देखो, घर्षण बल के प्रकार में तुम किसी किताब में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा गतिक और स्थैतिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक। कहीं लिखा होगा सर्पी और लोटनिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। आखिर ये कौन होता है? तो देखो, किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। दरअसल वो पूरा नहीं लिखा हुआ, पूरा समझो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो घर्षण बल दो प्रकार का होता है मेजरली, ये दो ही प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका, एक तो होगा आपका स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।
अब ये देखो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है। एक बात बताओ कि जैसे ये चश्मे की डब्बी है, ठीक है, ये मान लो थोड़ी सी भारी है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो जब मैं इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खुरद रहा है, मेरा हाथ खुरद रहा है, रफ सरफेस है, तो हो सकता है कि मुझे इसे चलाने में 10 न्यूटन का बल लगे, ठीक है। लेकिन अगर चिकना सरफेस है, ये स्मूथ है, यहाँ तेल डला हुआ है, तो हो सकता है कि 10 की जगह 7 न्यूटन पे चल जाएगा, है ना, ये तो क्लियर है। अब आप ये देखो कि 10 न्यूटन पर भी ये रुका हुआ था और ये 7 न्यूटन पे भी रुका हुआ है, तो बीच का जो 3 न्यूटन है वो कहाँ जा रहा है, उस पर रुका हुआ ही तो है ये। ऐसे मानो कि ये देखो चिकने सरफेस पे तो 7 न्यूटन पे ही चल जा रहा है, लेकिन खुरदरे सरफेस पे यानी रफ सरफेस पे 10 न्यूटन पे चल रहा है। तो जो 7 न्यूटन के बाद खुरदरी सतह पे 7 न्यूटन के बाद भी नहीं चल रहा है ये, आप कब चलेगा, 10 न्यूटन पे चलेगा। तो वो जो 3 न्यूटन है उसके दौरान भी तो घर्षण बल लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये रुकी हुई अवस्था में है। तो ये समझो कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है, आप उसको खींचने की कोशिश करोगे, तो जब वो रुकी हुई भी है तब भी उस पर एक घर्षण बल लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी जो तब काम करता है जब वस्तु रुकी हुई है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वह बल जो वस्तु की जो वस्तु की रुकी हुई अवस्था में काम करता है, वह बल जो वस्तु की रुकी हुई अवस्था में काम करता है, यानी कि द फोर्स दैट एक्टिवेट्स या दैट एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, कि जब वस्तु रुकी है तो बस ये तब लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा दोबारा, अब मान के चलो वस्तु चल दी, जैसे गेहूं का बोरा है, तुम तो यार गांव के देसी बच्चे हो, गेहूं का बोरा खींचना है, तो ऐसा थोड़ी है कि हाथ लगाते ही बोरा खिंच जाएगा, नहीं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, बोरे को ऐसे ताकत से खींचना पड़ेगा। तो जब तक वो रुका हुआ है तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण लगा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब उसने चलना शुरू कर दिया, भाई घर्षण तो तब भी लगा है, तो वो गतिक घर्षण है बस। तो दूसरा घर्षण क्या है, गतिक घर्षण बल। दूसरा घर्षण बल है गतिक घर्षण बल, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कि वह बल जो वस्तु की गति की अवस्था में काम करता है। भाई ये कब काम करता है, जब वस्तु चल रही होती है, ठीक है। जब वस्तु चलना शुरू कर देती है तो ये फोर्स आपका काम करना शुरू कर देता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता रहे। तो बस यहां लिखेंगे कि वह बल जो वस्तु की गतिमान अवस्था में कार्य करता है, वस्तु की गतिमान अवस्था में कार्य करता है। द फोर्स दैट एक्ट ऑन ए मूविंग बॉडी, ठीक है भाई। तो बड़े बेहद आसान सी बात है कि भाई रुकी हुई है तो स्थैतिक है, और चलती है तो गतिक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा। आप भी देसी बालक होना भाई, विशुद्ध बिल्कुल। मैं गांव का बच्चा हूँ, सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ 12वीं तक, बिल्कुल। तो एक बार नोट कर लेंगे सभी दोस्त, और मुझे बताएंगे कि हाँ यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक और एक गतिक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत आसान है। बस इतना ही तो समझना है कि रुके हुए में स्थैतिक घर्षण और चलते हुए में गतिक घर्षण। रुकी हुई वस्तु पर बल कैसे लगता है, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे मानो ये डब्बी है, मानो डब्बी है, एक बार मैं इसे खुरदरी सतह पे खींच रहा हूँ, खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डब्बी कह रही है मुझसे खुरदरी सतह पे कि मैं 10 न्यूटन से पहले नहीं चलूंगी, और चिकनी सतह पे ये कह रही है कि मैं 7 न्यूटन से पहले नहीं चलूंगी।
मतलब ये मानो कि चिकनी सतह पे कोई घर्षण नहीं है इस पे, ये मान लो तुम कि अगर बिल्कुल सरफेस स्मूथ है तो कोई घर्षण नहीं है, तो इस डब्बी को तो एक्चुअल में 7 न्यूटन का बल चाहिए, लेकिन खुरदरी सतह पर ये 10 न्यूटन पे चलेगी। तो 7 न्यूटन, डब्बी की चाहत तो 7 ही न्यूटन है, बाकी 3 न्यूटन कौन डिमांड कर रहा है? ये खुरदरी सतह डिमांड कर रही है। और इस 7 के बाद 8, 9, 10 तक भी वस्तु चलेगी नहीं, रुकी हुई तो है। तो वो कहाँ जा रहा है सारा हमारा बल? फ्रिक्शन में ही तो जा रहा है, घर्षण में ही तो जा रहा है, उसकी भेंट चढ़ जा रहा है। ठीक है, चलो आसान सी बात है कि भाई रुकी हुई अवस्था में स्थैतिक घर्षण और चलती हुई अवस्था में गतिक घर्षण। अब देखो, मान लो वस्तु गति में आ गई। अब गति कराने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि तुम एक बॉक्स लो, एक बॉक्स ले लो और उस बॉक्स को इस प्रकार से खींचो। मतलब 10 किलो का बॉक्स है और किसी सतह पर तुम उसको खींचो, बिल्कुल उसी सतह पर, बिल्कुल उसी सतह पर तुम 10 किलो का एक पहिया खींचो, 10 किलो का एक पहिया खींचो। तो मुझे बताओ कि किसे खींचने में आसानी होगी? निश्चित तौर पर तुम ये कहोगे कि इसे खींचने में आसानी होगी, ये भी 10 किलो का है, सरफेस भी वही है। तो एक बात बताओ, अगर सरफेस वही है तो घर्षण बल बराबर लगना चाहिए था, लेकिन यहां घर्षण बल बराबर नहीं लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा, है ना? तो ऐसा घर्षण बल जो किसी वस्तु को खींचते समय लगता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। ठीक है, सर्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ऐसा बल जो किसी वस्तु को गोल घुमाने में लगता है इसको बोलते हैं हम लॉटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक बात बताओ कि ये दोनों ही वस्तु की कौन सी स्थिति में आ रहे हैं? दोनों ही वस्तु की कौन सी स्थिति में आ रहे हैं? तो तुम कहोगे भाई दोनों वस्तु की गति वाली स्थिति में ही तो आ रहे हैं। मैंने यही तो बोला है कि चलने में, चलते समय किसमें ज्यादा लगेगा किसमें कम। तो इनको हम कह देते हैं कि ये दोनों गतिक घर्षण के प्रकार हैं। यानी कि गतिक घर्षण भी जो है उसको हमने दो हिस्सों में बांटा और हमने कह दिया कि ये गतिक घर्षण के प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब उम्मीद है कि तुम अच्छे से समझ गए होगे कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली दो ही प्रकार होते हैं, मोटे मोटे ये दो प्रकार हैं, लेकिन इसके और आगे दो प्रकार हैं। इस तरीके से घर्षण को हम सही तरीके से डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपका कंफ्यूजन कोई भी नहीं बचा होगा। तो ये गतिक घर्षण दो प्रकार का हो गया, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक आपका लॉटनिक घर्षण। परिभाषा लिखनी है तो ये लिख लो कि ऐसा घर्षण बल, ऐसा या वह घर्षण बल, ऐसे लिखो, पूरी परिभाषा लिख लेते हैं, नोट करेंगे। वह घर्षण बल जो वस्तु को खींचने पर लगता है, जो वस्तु को खींचने पर लगता है, यानी कि द फ्रिक्शन फोर्स दैट acts when a body is pulled, मतलब जब उसको खींच रहे हैं हम। और ये कौन सा है भाई? तो ये जब लगेगा कि जब हम किसी वस्तु को क्या करा रहे हैं, रोल करा रहे हैं। तो इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यार ये आ नहीं पाएगा, चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप कि वह घर्षण बल जो वस्तु को धकेलने में लगता है, जो वस्तु को धकेलने में
लगता है, यानी कि द फोर्स फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन दैट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी रोल्स। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे कि तुमसे एक सवाल आएगा कि बताओ कौन सा घर्षण बल ज्यादा होगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, लॉटनिक ज्यादा है या सर्पी घर्षण ज्यादा है, बताओ, ये सवाल आएगा। तो इस बात को पूछने का मतलब है किसको खींचने में ताकत ज्यादा लगेगी, सिंपल सी बात। सर्पी घर्षण बल ज्यादा होता है या लॉटनिक घर्षण बल ज्यादा होता है, बताओ। अरे भैया ये डीप नहीं है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक है। डीप होता तो हम फॉर्मूले पढ़ते इसमें, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल दिशा जी, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह में। तो कौन सा घर्षण बल ज्यादा है, सीधी सी बात है। सूरज सीमांत भी होता है लेकिन वो, हाँ, सीमांत आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मान लो। इतने स्तर का नहीं पूछेगा सीमांत जैसा। तो भाई इसमें ज्यादा बल लगेगा, तो नोट डाल के लिख लो कि जो सर्पी घर्षण बल है, यानी ये जो बल है, ये ज्यादा होता है किससे, लॉटनिक घर्षण बल से। आप इस चीज को यहाँ लिख लो, सर्पी घर्षण बल ज्यादा होता है लॉटनिक घर्षण बल से, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये सवाल आएंगे, तो बेहद आसान सवाल बनेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट की एक समझ है तो निश्चित तौर पर आप सवालों को कर ले जाएंगे। चलो नोट करेंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे जब आप सभी का नोट हो जाए। तो घर्षण में हमें बस इतना ही पढ़ना है। एक लास्ट छोटी सी चीज और है घर्षण में, उसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम अच्छा आंसर है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण ज्यादा होता है कि इससे, लॉटनिक घर्षण से। बहुत प्यारा आंसर है, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धकेलना या लुढ़काना, धकेलना कह दो, लुढ़काना कह दो। अगर आपको लुढ़काना ज्यादा सही शब्द लग रहा है तो लुढ़काना यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। धकेलना भी ठीक है, लुढ़काना लिख लो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं। काट के मत करना, जिनको नहीं कंफर्टेबल है वो कर लो, बाकी सही है। धकेलना भी सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। अब एक बात मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये जो घर्षण बल है ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, बताओ। ये घर्षण बल हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, मतलब ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, बताओ। ये सोनू निगम जी, थोड़ा सा बस ध्यान लगाइए, चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक तो आप अपनी मेंटेलिटी ऐसी बनाओ कि भाई मुझे सीखना है, तो 50% तो तुम जंग वहीं जीत जाओगे। किसी भी जब कोई नया काम मिले उसमें तुमने ये सोच लिया कि मैं ये कर जाऊंगा, तो 50% तुमने वो कर लिया। अगर मानसिक रूप से तुमने ये सोच लिया अरे यार ये तो यार यूँ है, यहाँ कैसे कर पाऊंगा मैं, ये तो मैंने कभी ना करो, तो 50% तुमने वो से हार चुके हो बगैर कुछ करे। क्योंकि हमारा दिमाग ना जो सोचता है हमारी बॉडी को वही इंस्ट्रक्शन देता है। देखो कभी मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारा जो दिमाग है वो इस बात में कभी फर्क नहीं कर पाता कि किसी बात को तुम हंसी में कह रहे हो, गुस्से में कह रहे हो या शांत दिमाग में कह रहे हो। जैसे कभी कभी मजाक मजाक में हम कैसे कह देते हैं, अरे यार मैं तो बिल्कुल पागल ही हूँ, है ना, कह दिया तुमने। अरे यार मैं तो इतनी गलती करूँ, तुमने कह दिया। तुम्हारे दिमाग को नहीं पता कि तुमने गुस्से में कही है ये बात। तुम्हारा दिमाग मानेगा कि मालिक ने कोई कमांड दी है बॉडी को, उसे पास करो। तो वो तुम्हें पागल बनाने पे, वो तुम्हें मूर्ख बनाने पे तुल जाएगा, फिर वैसे ही एक्टिविटी करवाएगा, वैसे ही सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तुम्हें शायद अभी नहीं समझ आ रही होंगी ये बात, बस मोटा मोटी ये समझो कि कभी गलती से भी ये मत कहा करो किसी काम के लिए मुझसे नहीं होगा। अगर काम करना है, जरूरी है, तो कहो हो जाएगा। चाहे तुम कहोगे जी मुंह पे तो ना होगा, मैं कह रहा हूँ मत कहो उस बात को। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है उसे करने के लिए, बस तुम सोचो कि हो जाएगा। अपने आप ही ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, शायद तुम्हें कभी आगे जाके समझ में आए। चलो, तो आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नुकसानदायक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा है, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं नुकसानदायक भी है अच्छा भी है। तो बिल्कुल सही बात है जो ये कह रहे हैं कि ये नुकसानदायक भी है और ये अच्छा भी है। देखिए कैसे, भाई फायदेमंद तो इसलिए है कि देखो जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैंने इस पेन को बोर्ड पे टिकाया। अब बोलो कि मैंने मैंने कोई बल नहीं लगा रखा, बहुत थोड़ा सा बल लगा रखा है,
और ये बल उतना नहीं है कि जो पेन के वजन को संभाल सके, नीचे आने से रोक सके, लेकिन फिर भी देखो पेन टिका रहेगा यहाँ। अगर यही सरफेस चिकना होता, पूरी तरह स्मूथ होता, तो मैं कभी इस पर लिख ही नहीं पाता। मैं यहाँ पेन रखता, मेरा पेन नीचे आ जाता। तो आप लिख पाते हो कॉपी पे, या मैं इस पे लिख पा रहा हूँ, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कभी तुमने कीचड़ में चलने की कोशिश की है, या वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश की है? टायर स्लिप होते रहेंगे, बढ़ेगी नहीं गाड़ी आगे, तुम एकदम ऐसे फिसल के गिर जाओगे। क्यों? देखो समझो, जब जमीन खुरदरी है तो तुम क्या कर रहे हो? चलने की प्रक्रिया क्या है कि तुम जमीन को ऐसे धक्का दे रहे हो अपने पैरों से, यही तो हो रहा है। और जमीन उसके बदले, उस धक्के के बदले तुम्हें आगे धक्का दे देती है, तुम चल जाते हो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये जमीन चिकनी हो, अगर ये जमीन पूरी तरह से स्मूथ हो, तो ये तुम्हें उल्टा धक्का नहीं दे पाएगी, और तुम क्या करोगे? धक्का ना ले जाने की वजह से गिर जाओगे। तो हमारे लिए फायदेमंद भी है, हम चल इसी की वजह से पाते हैं। अब नुकसान कहाँ है? नुकसान यहाँ है। देखो, जैसे जिन्हें तुम बोलते हो मशीनों में गरारी, वो होते हैं गियर, ये गियर होते हैं जिन्हें आप गरारी बोलते हो। अब इसके जो टूथ होते हैं, जो दांते होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे चलते हैं रगड़ रगड़ के, है ना? अब सोचो, इनके बीच में फ्रिक्शन है, घर्षण है। अगर मैं घर्षण नहीं रखूंगा, तो ये मतलब बिल्कुल चिकना कर दूंगा, तो ये इसको धक्का नहीं दे पाएगा। हमें तो यही चाहिए ना कि इस गियर की मदद से इसको चलाना है, तो कब चलेगा? जब ये इसको धक्का देगा। अगर मैंने इतना चिकना कर दिया कि ये धक्का ही ना दे पाए, तो बेकार। अगर मैंने बिल्कुल खुरदरा रख दिया, तो इनकी स्पीड होती है 1200 आरपीएम, यानी 1 मिनट में 1200। तो 1 मिनट में जब तुम अपनी उंगली को ही ऐसे 1200 बार खुरचोगे, तो यहाँ मुझे लगता है कि गड्ढा हो जाएगा। तो वहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ना तो पूरी तरह से हटा सकते, और ना 100% उसमें रख सकते। तो हम वहाँ ग्रीसिंग कर देते हैं, चिकनाई डाल देते हैं, लुब्रिकेशन डाल देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अब ऐसी हर वो चीज़ जो हमारे लिए हल्की से नुकसानदायक है, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चल सकता, तो हमें उसको अपने पास रखना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। जैसे तुम्हारा वो दोस्त, तुम्हें पता है कि वो दोस्त अगर साथ में जाएगा ना, तो कुछ उल्टा पल्टा करवाएगा, लेकिन दोस्त तो भाई दोस्त है, तो फिर भी तुम उसको ले जाओगे, लेकिन हर जगह पे नहीं ले जाओगे। जहाँ परिवार की रिश्तेदारियों में जा रहे होगे, वहाँ वो कुछ उल्टा सीधा बोल सकता है, वहाँ नहीं ले जाओगे तुम उसे, तो लिमिट बना देते हैं हम। तो घर्षण एक टॉपिक भी आता था, ऐसे भी आता था 10th क्लास में, तो जब हम यूपी बोर्ड में थे, कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। क्योंकि आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो आप ये कहोगे, सवाल आएगा कि घर्षण के घर्षण के फायदे क्या हैं, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन, बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के फायदे क्या हैं? तो घर्षण के फायदे ये हैं, बेनिफिट्स ये हैं फ्रिक्शन के। पहला फायदा तो है कि भाई हमें चलने में सहायक है, चलने में चलने में है, यानी कि मोशन लिख सकते हो आप। दूसरा, लिखने में, ये तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। राइटिंग इसी की वजह से पॉसिबल है। तीसरा, मशीनों में, मशीनों में, इन मशीन्स, ये तो इसके फायदे हैं। फिर पूछेगा कि इसके नुकसान क्या हैं भाई, घर्षण के नुकसान क्या हैं? घर्षण के नुकसान, यानी कि आप कहोगे बेनिफिट्स हो गए, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, प्रो एंड कॉन्स भी बोल सकते हो। तो लॉसेस क्या होते हैं? एक सबसे बड़ा लॉस है कि मशीनों में मशीनों में ऊर्जा की हानि है, मशीनों में ऊर्जा की हानि है। ये तो समझाने के लिए है, बहुत कुछ है। एनर्जी लॉस इन मशीन्स। आपकी कार के टायर हैं, आपको कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो कार के टायर अगर बहुत चिकने हो जाएं, या सड़क बहुत चिकनी हो, तो गाड़ी पलट जाती है, चल ही नहीं पाएगी। तो वहाँ पे आपको रखना पड़ता है। लेकिन उस फ्रिक्शन की वजह से टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि रबर ही तो है, तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत जल्दी ये घिस जाते हैं। तो भाई आप कहोगे कि अ, कार के या वाहनों के
टायरों का घिसाव, वाहनों के टायरों का घिसाव, यानी कि टीयरिंग, टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स, टीयरिंग ऑफ टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स, क्या बोलेंगे, व्हीकल्स टायर्स, व्हीकल्स टायर्स, वाहनों के टायरों का घिसाव भी इसी की वजह से होता है। अब बात यह है, हाँ बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। कार का सड़क पर है, घोड़े के द्वारा गाड़ी खींचना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। मोशन के टाइप बिल्कुल करवाए हैं भाई। मोशन आपको 1D 2D मोशन बताया है ना, एक विमीय मोशन होता है, दो विमीय मोशन होता है, ये बता दिया है आपको। भाई लोकेश देखो, ये आप कह रहे हैं ना डीप में करा दो, मैं मानता हूँ शायद आपकी उत्सुकता होगी डीप में पढ़ने की, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको डीप में समझ में नहीं आएगा और डीप एग्जाम में आना भी नहीं है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो अभी ना हमारा एक बैच शुरू हुआ है, कॉम्बो बैच है। आप छोड़ो बैच छोड़ो, फ्री में यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है तिरंगा बैच की, एनडीए के लिए है वो, आप उसकी क्लास ले लो, आपको बढ़िया वहाँ से डीप में समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डीप का कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी कंफ्यूज होंगे और हमारा समय का भी वेस्टेज होगी। चलो अब देखो आगे, अब पूछा जाएगा कि बताओ इसको रोका जाए तो मतलब इसको कम करने के उपाय क्या हैं। घर्षण को डेफिनेटली कम करना पड़ेगा, तो कम करने के तरीके क्या हैं। घर्षण को कम करने के तरीके, यानी कि वेज वेज टू रेड्यूस फ्रिक्शन, वेज टू रेड्यूस फ्रिक्शन, कि देखो घर्षण को कम करने के ये तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है घर्षण को कम करने का कि आप ग्रीसिंग करो, आप क्या करो, ग्रीसिंग करो, आप लुब्रिकेशन डालो। देखो ग्रीस होती है ऐसी चिकनाई जो थोड़ी सी सॉलिड होती है, मतलब हल्की सी सॉलिड होती है, और जो लुब्रिकेशन है वो बिल्कुल पतली होती है। जैसे आप मोमी लाल डालते हो, वो दरअसल मोबिल ऑयल होता है, तो वो चिकना होता है। तो हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखोगे ग्रीसिंग करके, या फिर आप लुब्रिकेशन डाल सकते हो, है ना, यानी कि आप कोई भी चिकनाई का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा वो कहेगा कि आप ना उपयुक्त सतह का उपयोग करो। भैया ये क्या बवाल है, उपयुक्त सतह का उपयोग, यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ सरफेस। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के सामने की जो जो शेप है ना, एक विशेष प्रकार की होती है। उसकी शेप कैसी होती है, आप कभी देखें तो कुछ इस तरीके से होती है ना, यहाँ से ऐसे, फिर ये विंग्स निकले होते हैं और वो ऐसे बंद रहेगा, ऐसे विंग्स निकले होंगे बंद रहेगा। तो ये जो शेप है बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होगी। अगर आप रेसिंग कार्स को देखें तो रेसिंग कार्स में उनकी शेप एक अलग ही शेप होती है। यहाँ से वो बहुत ऐसे पतली सी होंगी, फिर ऐसे उठेंगी हल्की सी, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जैसे ट्रक होते हैं, ये ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत स्पीड से चलती हैं। आप देखो, आप व्हेल मछली को देखो या आप शार्क को देखो, उनकी जो शेप है, मछलियों की किसी की भी शेप देखो आप, ऐसी शेप होती है ऐसे। आखिर ये क्यों होती है। देखो जिसे भी हवा या पानी में बहुत तेजी से चलना है, तो हम ये चाहेंगे कि हवा उसे ना रोके। हवा भी क्या है, घर्षण बल है भाई, हवा गति का विरोध ही तो करेगी, पीछे की दिशा में ही तो लग रही है, तो वो भी एक फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है। यहाँ यहाँ घर्षण बल बोलेंगे हम उसे। तो हम एक ऐसी शेप बनाते हैं कि हवा आए। अगर देखो ये मान लो एरोप्लेन ऐसा होता ऐसे करके, तुम इंजीनियर होते और तुमने कहा जी ना ऐसा एरोप्लेन बनाओ, तो हवा आएगी और सीधी सीधी इससे टकराती रहेगी। लेकिन हमने क्या बनाया, ऐसी आकृति, इसमें क्या होगा, हवा आएगी और सीधी ऐसे बगैर इससे टच हुए निकल जाएगी आराम से। और ये विंग्स भी ऐसे होते हैं ना, इसके जो डैने होते हैं ये भी ऐसे होते हैं, तो इनके ऊपर से भी सेपरेट हो जाती है। तो ऐसी जो आकृति है उसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन सतह। उपयुक्त सतह का मतलब है कि आप ढंग की सतह इस्तेमाल करो, तो इस सतह का नाम होता है स्ट्रीमलाइन सतह, यानी कि स्ट्रीम लाइन सरफेस। सवाल कैसे आएगा, पूछा जाएगा इनमें से किसके कारण घर्षण को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन होंगे कि
स्ट्रीमलाइन करके, दूसरा ऑप्शन होगा गति को बढ़ा के, तीसरा ऑप्शन होगा बल को बढ़ा के, चौथा ऑप्शन होगा त्वरण को बढ़ा के। तो बल, त्वरण, गति, भाई इनको बढ़ाने से थोड़ी ना ये कम हो जाएगा। आप स्ट्रीमलाइन सरफेस का यूज़ करो, आप स्ट्रीमलाइन सतह का यूज़ करो, ये डेफिनेटली यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल बर्ड्स का हेड भैया, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने तो जो संरचना बनाई है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। आप देखो जो बर्ड्स होती है ना, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिसकी स्पीड उड़ने की जितनी ज़्यादा होगी उसकी शेप उतनी ही हल्की, मतलब उतनी ही स्ट्रीमलाइन शेप होगी, ये कहिए आप। एरोडायनेमिक, परफेक्ट वर्ड है एरोडायनेमिक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन पेपर में ये आएगा स्ट्रीमलाइन, तो एक बार नोट करेंगे और यहाँ हम मान सकते हैं कि हमने फ्रिक्शन फोर्स के टॉपिक पर विजय पा ली है। भाई राहुल, बहुत सारा आभार आपको, और सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बढ़िया तरह से बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। प्लेन की परछाई क्यों नहीं पड़ती? अबे यार, इतनी ऊंचाई से कैसे परछाई कहाँ बनेगी? तुम एक बात सोचो कि जितनी चीज़ ऊपर होती जाएगी ना, उसकी परछाई उतनी चौड़ी होती चली जाएगी। एरोप्लेन 3500 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, 3500 किलोमीटर पे कहाँ परछाई आ जाएगी? एक तो बादल ही आ जाएंगे बीच में, अगर बादलों के भी नीचे है तो इतनी चौड़ी परछाई हो जाएगी वो दिखेगी नहीं। आज के लिए काफ़ी है, रिवीजन करना है भाई, जैसी आपकी इच्छा। अभी हमारे पास वैसे तो हैं 15 मिनट, अगर आप चाहें तो हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो हम कल से शुरू कर देंगे, जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा कर लूँगा। बहुत बढ़िया। बायो और केमिस्ट्री की क्लास इसके बाद में समझ में होंगी। घर्षण मोशन, दोलन मोशन, ये नहीं करवाए। देखो ये अच्छा, दिक्कत पता है क्या, तुमने किताबों में ऐसा पढ़ लिया है कि घर्षण गति होती है, दोलनी गति होती है। घर्षण गति कोई गति नहीं है दरअसल, आप उसकी चिंता मत करो, किसी से कंपेयर मत करो कि ये नहीं करवाया वो नहीं छुड़वाया। हम अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं, एक शब्द नहीं छूटेगा यार, क्या बात कर रहे हो, एक शब्द कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो बताएंगे आप सभी एक बार कि अगर आप चाहें तो हम कल शुरू कर लेंगे, या आप चाहें तो आज से शुरू कर लेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट है कि कल से शुरू करेंगे, थोड़ा तेज चलिए यार। देखो मतलब मैं आपको बताऊं ना कि मैं कितना भी तेज चल लूँ, हम 2-3 क्लास से ज़्यादा नहीं बचा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास कम लग जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में आना बंद हो जाएगा। शायद बहुत सारे बच्चों को तो सिर्फ इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, ये भी फैक्ट है। अगर यहीं मैं ही इसी अंदाज में पढ़ाऊँ बट PDF से पढ़ा दूँ तो बहुत सारे बच्चों को समझ आना बंद हो जाएगा। तो लिखने में समय तो लगता ही है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं, तो थोड़ा सा समय इसलिए भी लगता है। तो मेरी क्लास में 2-3 क्लास फालतू जरूर लग जाएंगी, लेकिन समझ में अच्छा आ जाएगा भाई। तेज चलने से ना सबको समझ नहीं आएगा, और मेरा मानना है कि हमें सबका ख्याल रख के चलना है ना। चलो तो कल शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। आज टॉपिक शुरू करेंगे बीच में छूट जाएगा, फिर मुझे कल याद दिलाना पड़ेगा। आप तो ये रिवीजन तो करते नहीं होंगे, मेमोरी आपकी उतनी है नहीं कि भैया 4-6 दिन याद रह जाएगा, तो फिर कल मुझे याद दिलाना ही पड़ेगा। तो कल शुरू करेंगे नया चैप्टर, अच्छे से भाई मेहनत करो, सही से ईमानदारी से। देखो सिलेक्शन लेने के लिए वाकई मेहनत तो चाहिए होती है। अगर सिलेक्शन लेना बड़ी आसान बात होती तो आज हर आदमी सेलेक्ट होकर घूमता रहता। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने मेहनत भी बहुत करी है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं फिर मेहनत सही दिशा में नहीं गई है। सही दिशा का मतलब है, मैंने जो पर्सनली महसूस किया है वो ये किया कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ते रहते हैं, समय के साथ वो हमें समझ में आती हैं। जैसे मतलब रिवीजन तो ऐसे मान लो कि बहुत कम बच्चे करते हैं, और मॉक टेस्ट देना और भी बहुत कम बच्चे करते हैं। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट को आप प्रायोरिटी दो। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से देते रहो, चैप्टर वाइज देते रहो। हमारा मॉक टेस्ट संडे को होता है, उसको भी दिया करो, वहाँ से आपको नए नए सवाल मिलेंगे। बाकी जितना आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन में लेके आओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक आपके पास हो जो चैप्टर वाइज हो, मुझे नहीं पता इस परीक्षा के लिए आती है या नहीं, लेकिन रेलवे के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती हैं जो प्रीवियस ईयर रहती हैं, चैप्टर वाइज रहती हैं। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लो हिस्ट्री में पढ़ा, मैं तो ऐसे ही करता था जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से रात को मैं सारे सवाल करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ नए मिलते थे, कुछ पढ़े हुए मिलते थे। पढ़े हुए हो गए तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और अगर नए सवाल होंगे तो आराम से
उनको सीख जाएंगे, हमको सीखने को मिलता है। और हमारा उद्देश्य ही ये होता है प्रैक्टिस में कि हम नई चीज़ों को सीखें, पुरानी चीज़ों का रिवीजन करें। तो ये सारे काम ज़रूर करते रहिए, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।